चलो, गुड मॉर्निंग। फिर हम लोग अभी जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है उसका शुरू करेंगे, है ना। रुक जाओ भी। बाकी सारे हम लोग के हो गए हैं। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे अभी ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे, पेपर्स जितने भी दिए ग्रुप पे, है ना, तो वो करो। शाम को जो सेशन है उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। जो लोग नहीं चल उनको नहीं हो पाए, वो लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप पे डालो, ठीक है। हर कोई एक दूसरे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करो, है ना। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि एक किसी को नहीं आ रहा है तो वो उसको दूसरा क्वेश्चन पूछने जैसा, और वो उसका खुद का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं तो दूंगा ही लास्ट में। मैं तो चेक कर रहा हूँ तुम दोनों लोगों का कि एग्जैक्टली कौन क्या पूछ रहा है, फिर वो हिसाब से, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चंस बढ़ा दो, ठीक है। रिवीजन अभी तक तुम लोगों ने किया है अच्छा खासा। अभी क्वेश्चनिंग पे जरा देख लो, कल एग्जाम ही है, 3 बजे के आसपास एग्जाम है, तो 3 तक भी टाइम है तुम लोग का। तो क्वेश्चनिंग में अभी मैक्सिमम ये दो। ये बुक के पीछे के क्वेश्चन अभी थोड़ा बंद कर दो, तुमने किए अभी तक, है ना। तो अभी क्या करो, जो मैं भेज रहा हूँ वो पेपर्स, उस पे ध्यान दो सब लोग। सब लोगों को अभी बस पेपर्स करने हैं जो हम लोग भेज रहे प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। सब लोगों को उस पे ध्यान देना है अच्छे से, ठीक। शाम को उसी पे डिस्कशन होगा, पेपर्स पे, उसके अंदर के पूरे डाउट्स तुम लोग पूछ सकते हो। चलो ठीक है। तो यूनिवर्स, इसमें देखो इसको, ये पूरा थेरोटिकल चैप्टर है, इसमें पॉइंट ज्यादा लर्न करने वाले हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूंगा, इसमें समझाने से ज्यादा लर्न करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है ना। तो हम लोग इसको एक रीडिंग के फॉर्म में ले लेंगे अच्छे से। लेकिन याद रखो, इसके नोट्स अच्छे से बनाना तुम ही को है ना। चलो ठीक है। यूनिवर्स ये हो भी गया शायद, तुम्हारे इसमें था ना ये। तो सिंपल ही जाएगा, तुमको ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। चलो फिर शुरू करेंगे। एग्जैक्टली यूनिवर्स में क्या है। ऑब्जर्व द क्लियर स्काई ऑन अ डार्क डे और ऑन अ डार्क नाइट, यू विल सी अ स्मोक व्हाइट बैंड फुल ऑफ स्टार्स स्प्रेडिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द स्काई। तो स्मोक व्हाइट स्टार्स के फॉर्म में हमको आकाश में दिखेंगे स्टार्स अलग अलग। दिस इज द मिल्की वे। हम मिल्की वे में ही है। इट इज ऑल्सो नोन एज मंदकिनी। मंदकिनी, अच्छा, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं ऐसे, हिंदी मराठी में कुछ, है ना। ओके। तो वर्ड लिख लो, हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र से जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो हमें याद होना चाहिए। सिंपली उसको नोट डाउन कर लो। माउस कहाँ गया हमारा, रुको। मिल्की वे करो, डैश करो, और मंदकिनी लिख दो वहां पर। ओके। A group of innumerable stars and their planetary systems are together known as galaxies. सारे ये जो स्टार्स है, ये साथ में जब ग्रुप ऑफ है, उनको हम गैलेक्सीज बोलते हैं, है ना। ये जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं सब हमारे, अच्छा, स्टार कौन है? सन हमारा एक स्टार है ना। उसमें फिर साइड में जो हमारा सबसे नियरेस्ट दूसरा सन कौन है, बताओ। पता है किसी को? ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। नियरेस्ट स्टार हमारा आता है, वो दिखेंगे उसके नीचे। नियरेस्ट गैलेक्सी पता है किसी को? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा नियरेस्ट दूसरा सन है। देखो डिस्टेंस के फॉर्म में ये फिगर देखो। हमें जरूरी है नहीं, लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए। सन और स्टार्स अलग नहीं है, बस वो बहुत दूर है हमसे, ठीक है। सन भी एक स्टार ही है, याद रखो। ये सन है हमारा। फिर ये अल्फा सेंचुराई हो गया, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुराई हो गया। ये टाइप में होता है। चलो ठीक है, ऐसे ये नियरेस्ट हो गया। और एक नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलो आगे जाएंगे फिर। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा सन और हमारे बाकी फिर 8 प्लैनेट्स, हम जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मैंने दूसरी भी एक गैलेक्सी का नाम लिया, कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज, ठीक है। और हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने गैलेक्सीज है। मे बी लैक्स, मिलियंस, या फिर पता ही नहीं। अनइमेजिनेबल चीज है ये थोड़ी सी। तो ऐसे गैलेक्सीज में, हर गैलेक्सी में उनके इतने सारे स्टार्स, उनके इतने सारे स्टार्स के अराउंड घूमने वाले इतने सारे प्लैनेट्स, है ना। उनके इतने सारे प्लैनेट्स के आजू बाजू घूमने वाले ढेर सारे उनके मून्स वगैरह। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। द मिल्की वे इज अ पार्ट ऑफ लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। जो मिल्की वे है, ये एक पार्ट ऑफ लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है। तो ये पास पास में रहने वाले कुछ गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा हो गया, मिल्की वे, और ये जो पास में रह रहे हैं इनको लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज बोलेंगे, ठीक है। देखो ये चैप्टर को तुम लोग, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, बस मतलब जैसे अब कुछ को लाइट
टॉपिक हो गया, मैग्नेट का टॉपिक हो गया, उसमें पूछेंगे कट करेंगे, बताओ बीच से कट किया इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछ दी जाएंगी। तो ये चैप्टर तो सीधे यहीं से पढ़ो, बेस्ट मुझे लगता है। इसमें सभी कुछ भी आ सकता है ना यार, कहीं से भी कुछ भी पूछ देंगे। क्या करो, इसकी रीडिंग यहीं से करो, पहली तो एक रीडिंग खुद से करना, ठीक है। क्योंकि कितना भी अगर मैंने समझाने का काम तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन लर्न तो तुमको करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली लास्ट में। चलो फिर ठीक है। देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, ऐसे ढेर सारे हमारे यूनिवर्स में अलग अलग दूसरे गैलेक्सीज भी होते हैं। मिल्की वे was way included many stars smaller than our sun, as well as many other that are thousands of times bigger than the sun. ओके बहुत अच्छी एक वीडियो है, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, ग्रुप पे तुमको भेजूंगा, टाइम मिला तो देखो। अभी है ही नहीं, क्योंकि तुमको अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्लास कर लो ये वाला और क्वेश्चंस करो। देखो शाम को 9 बजे लाइव लेंगे, रिकॉर्डेड भी करेंगे उसको, ठीक है। चलो फिर, द गैलेक्सी दैट इज द क्लोजेस्ट टू आवर मिल्की वे इज कॉल्ड एंड्रोमेडा। तो जो गैलेक्सी है हमारे क्लोजेस्ट, एंड्रोमेडा बताया मैंने। द यूनिवर्स इंक्लूड इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज, द स्पेस बिटवीन देम एंड ऑल्सो एनर्जी। तो उसके अंदर ढेर सारे स्पेस है उन गैलेक्सीज के बीच में, और ढेर सारी एनर्जी का भंडारा है ना, ठीक है। आगे फिर है टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज कितने हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, शेप के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के गैलेक्सीज है। स्पाइरल है कुछ, है ना, यू 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 शेप के स्पाइरल में है। इलिप्टिकल है कुछ, बैरिड बैरिड स्पाइरल है। अच्छा दिखाऊंगा मैं सबकी इमेज, इतना तो दिखाएंगे। इरेगुलर भी है कि कुछ पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। देखो स्पाइरल में तुमको यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा दिए है हमारे इसमें, जो जो है उतना तुम लोग यहाँ से देख लो। ये देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और हार्ड है, ठीक है। M101 ये उसका एग्जांपल है। स्पाइरल में देखो, स्पाइरल के नीचे कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये इरेगुलर है, मतलब डिस्पर्स्ड है, कैसे भी कुछ पैटर्न है नहीं उसमें। इलिप्टिकल मतलब एकदम सर्कुलर गैलेक्सी है, सारे प्लैनेट्स वगैरह ऐसे, सेंटर में ब्लैक होल होगा और उसके अराउंड सब घूम रहे हैं, ठीक है। वो डेप्थ तक जाना नहीं हमको, बस स्पाइरल है कुछ, है ना। शेप, शेप के ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने किसको क्लासिफाई किया, गैलेक्सीज को, ठीक है। आगे फिर, द साइंटिस्ट एडविन हबल showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way। तो जो एडविन हबल थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पे हबल टेलीस्कोप भी है। अपने अर्थ का सबसे शायद बड़ा बोलूंगा मैं टेलीस्कोप, उसको स्पेस में होता है। तो इन्होंने ही बताया था कि मिल्की वे के अलावा भी गैलेक्सीज होते हैं, है ना। इन 1990 AD नासा द अमेरिकन स्पेस एजेंसी लॉन्च द हबल टेलीस्कोप इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ऑर्बिट में हमने एक टेलीस्कोप भेज दिया, मतलब एक हवा में एक टेलीस्कोप हमारा भी है, शायद अर्थ का सबसे बड़ा। और इसमें ये मेजर बहुत कंट्रीज ने मिलकर किया था ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था बहुत सारी कंट्रीज का, ये टाइप में होता है। और ये टेलीस्कोप्स फिर एकदम क्लियर इमेजेस, आज जो हम इमेजेस देख रहे होते हैं मैक्सिमम, वो इसी से खींचे हुए होते हैं। और बियॉन्ड, मतलब टू द लिमिट्स बोलूंगा मैं, हमको जो पता भी नहीं, इसकी भी एक लिमिट आ जाती है, उसके आगे ये नहीं देख पाता है। लेकिन अगर अर्थ में हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से फिर उतनी क्लियर इमेजेस नहीं आ पाती। तो इसलिए ये अभी हमारे ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है ना, बस उड़ रहा है वहां पे, और उसकी पोजीशन वगैरह हम बैलेंस करके हमें हमें जो इमेजेस चाहिए वो हिसाब से हम ले लेते हैं। चलो फिर डेट है यहाँ पे, नोट डाउन कर लो इसको। इन 1990 AD नासा ने क्या किया था, हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, ठीक है। हबल टेलीस्कोप हैज मेड इट इजियर टू लुक फॉर स्टार्स, टू टेक फोटोग्राफी एंड अदर स्पेक्ट्रम्स। तो हमको फोटोग्राफी, स्पेक्ट्रम मतलब विच इमेज रीडिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब स्टार्स क्या है एग्जैक्टली, the thousands of twinkling stars that we observe in the clear night sky are part of our Milky Way। हमारे मिल्की वे के ही पार्ट है, दूसरे सन से बस। Some of the stars that we see are bright, whereas others are faint। कुछ ब्राइट है, कुछ हल्के से डिम है। Stars radiate different colors such as blue, yellow, white and reddish can be seen in the sky। अलग अलग कलर देते हैं उनकी एज के हिसाब से। जो नए स्टार्स है वो ब्लूइश होते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे येलोइश हो जाएंगे, ऑरेंजिश हो जाएंगे, लास्ट में एक रेडिश कलर आ जाएगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, वो जब
मतलब उसकी इतनी एज हो जाएगी कि वो अब बस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो कोलैप्स कर जाएगा एक ब्लैक होल में। कोलैप्स मतलब फट के वहां पे एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टार्स रेडिएट डिफरेंट कलर्स, अच्छा ये तो पढ़ लिया। वी ऑल्सो सी द स्टार्स विथ वेरिंग ब्राइटनेस, ठीक है, अलग अलग ब्राइटनेस हम लोग स्टार्स में देखते हैं। इसको गिनेंगे किसने, किसमें, ल्यूमिनेंस में, ठीक है, यूनिट है वापस ही लिख लो। ल्यूमिनेंस में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कितने ल्यूमिनेंस का ऑब्जेक्ट है। बल्ब वगैरह पे भी लिखा होता है। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर द ह्यूज नेबुला नेम मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। ये सब तुमको शायद है ये वर्डिंग, कार्डो का कंटेंट देखा नहीं हमने, लेकिन है इसमें बहुत बार। जब मैं बुक देख लेता हूँ कभी कभार, मुझे लग रहा है कि ये सब था उसमें। चलो ठीक है, अच्छे से, फिर भी ये बुक हमें बेस्टली करनी है, ये हमारे लिए सब कुछ बुक है यही, स्पेसिफिक उस एग्जाम के लिए बुक है। ठीक है, तो ये होते ही फिर क्वेश्चंस शुरू कर दो, ठीक है ना। आज का दिन अभी तुम्हारा वही काम है, क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग। और सबने दिया था उस दिन पेपर, ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड डाउट था ऑनलाइन में, तो जल्दी से जल्दी पूछ लेना है ना। उसमें मत डाउट रखो कि ये करने ही नहीं आया मुझे, मेरा तो वार्निंग हो गया, है ना। तुम लोग टैब बंद करते ही वार्निंग आएगी तुमको, समझो वो वार्निंग 6-7 के ऊपर चली गई तुम्हारी, तुम्हारा सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तुमने, तुमको कुछ मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने उसके पे क्लिक करके तुम चले गए अंदर, तो फिर एक वार्निंग कंसिडर हो गई, वापस 2 बार क्या 3 बार, ऐसा कुछ 5 से 6 उसके ऊपर भी हो सकता है। बेटर है तो मत ही करो तुम, है ना। बार बार कैसी गलतियां कंसिडर होंगी, बराबर उसको सेट करो, फोन को आराम से लिखो। तुम लोग कुछ नहीं करोगे ना अलग से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपना अपना पेपर लिखो, जितना आता है उतना ही लिखना है अपने को, है ना। बाकी फिर अपने मेहनत पे है ना, पूरा जितना तुम लोगों ने पढ़ा इतने दिनों में, रेगुलर जितना करा उस पे है, पेपर अभी मेहनत कर रहे हो, पूरे लेक्चर्स पढ़ रहे हो, इतना लिखने का, बाकी चीटिंग वगैरह करने वालों का फायदा होता भी नहीं। ठीक है, ऑनलाइन में क्या ही करना है, इतने जब ये लोग अपने लिए आते हैं, अच्छे से पेपर ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से पेपर देना है सब। वही बस ऑनलाइन का पूछ रहा था मैं, कुछ डाउट है किसी को, अभी भी कुछ समझा नहीं, उस दिन नहीं दिया मॉक टेस्ट, है ना, तो तुम लोग पूछो मुझे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किस किसने दिया उस दिन, मैंने सबको पेरेंट्स मीटिंग भी ली थी, पेरेंट्स मीटिंग का भी ऑडियो बना के और भेज दिया जिन जो लोग नहीं आए थे उनको, ठीक है। तो उससे भी अलावा कोई डाउट रह गए तो पर्सनली कांटेक्ट करो, मैसेज कर दो ग्रुप। चलो, तो जो नेबुला है ये एक गैस का भंडार होता है, यहाँ पे सबसे शुरुआती समय में स्टार्स का बर्थ प्लेस बोलेंगे हम, यहाँ पे सब गैसेस इकट्ठा होके बड़े बड़े लेवल पे स्टार्स बनाते हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार रेंजेस फ्रॉम 3500 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। द कलर ऑफ स्टार चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज होते रहता है। सम टाइप्स ऑफ स्टार, सन लाइक स्टार, सन के जैसे, these stars can be slightly smaller or bigger than the sun, okay, but there is a lot of difference in their temperature. Example, star like Sirius Alpha Centauri, इससे बहुत डिफरेंस है हमारे स्टार, हमारा जो स्टार है सन इससे, और ये लोग स्लाइटली स्मॉलर या बिगर हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है फिर, रेड जाइंट्स क्या है एग्जैक्टली देखो, रेड जाइंट्स दिखेंगे हम तुमको। ये भी एक स्टार का टाइप ही है, बस इनका कलर बहुत ज्यादा रेड होता है, और जैसे जैसे एक स्टार की एज हो जाती है ना, उसका साइज बढ़ते जाता है, वो आजू बाजू के उसके पूरे सोलर सिस्टम को निगलने लगता है, ऑलमोस्ट बोलूंगा मैं। हमारे स्टार का भी वैसा ही होगा, अभी वो एकदम येलोइश है, और ये 1-2 दिन में नहीं होगा ना, है ना। तुम लोग सोचोगे कब हो जाएगा भैया ऐसा, 1-2 दिन में नहीं, शायद बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो उतने सालों बाद वो उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा, है ना। बाकी फिर वीनस को धीरे धीरे, स्टार्टिंग के प्लैनेट्स को वो उसके अंदर ले लेगा। चलो आगे फिर कहाँ थे हम, रेड जाइंट बता रहा था ना मैं, हाँ ये देखो, ये रेड जाइंट्स, ठीक है, इनका कलर एकदम ये होता है, ब्राइट रेड होता है एकदम, और इनका साइज कंपेरेटिवली बढ़ जाता है धीरे धीरे धीरे, एज उसकी एज बढ़ेगी। अच्छा क्या है फिर इसमें, इसका टेम्परेचर कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कम है कंपेरेटिवली, ओके। लेकिन जो ल्यूमिनेस है वो कैन बी 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन, लेकिन सन से 100 टाइम्स ज्यादा है उसकी। एक मिनट, ठीक है, तो इसकी जो ल्यूमिनेंस है वो 100 टाइम्स सन से हमारी ज्यादा हो जाएगी। देयर डायमीटर इज 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन
एंड दे आर रेड इन कलर, तो हमारे सन से 10 से 100 गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हर चीज पॉइंट्स में है। बेटर यही है कि हम लोग हर चीज को नोट डाउन करें, अच्छे से उसको रिवाइज करें एक दो बार, है ना। और बाकी तो फिर कुछ समझाने वाली चीज नहीं। अब बताओ इसमें सन से हमारे 10 से 100 टाइम्स बड़ा है ना। अब क्यों है कैसे है, ये तो है नहीं चीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लर्न करना है हर चीज को ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा मेमोराइजिंग वाला पार्ट है। ठीक है, चलो सुपरनोवा एग्जैक्टली क्या है। देयर आर इवन ब्राइटर एंड लार्जर देन रेड जाइंट्स, देयर टेम्परेचर इज बिटवीन 3000 टू 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, सुपरनोवा कहेंगे इसको। इसकी भी इमेज दिखाएंगे तुमको, रुक जाओ। देयर डायमीटर कैन बी मोर देन 100 टाइम्स बिगर देन द सन। वो क्या था, 10 टू 100 टाइम्स था, लेकिन जो सुपर जायंट्स है उनका तो 100 से भी ज्यादा है। ठीक है, सॉरी सुपरनोवा की बात करते थे। ब्लूइश कलर की जायंट्स होते ही है। ठीक है, सुपरनोवा, ये एकदम ब्राइट कलर के सन्स तुमको दिखेंगे और इनकी एनर्जी, ये वाली इमेज देखो सुपरनोवा। ठीक है, चलो आगे फिर बाइनरी और ट्विन स्टार्स। अब ये क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर बाइनरी स्टार्स। देखो पॉइंट है यहाँ पे, सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि आधे से ज्यादा स्टार्स कौन से टाइप के हैं। तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो था ही नहीं कहीं, है ना। लेकिन ऐसी चीजें होते। अब देखो एग्जैक्टली हम पेपर कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कितना भी पढ़ लो तुम लोग, कुछ ऐसा आ ही जाएगा जो शायद आउट ऑफ द सिलेबस होगा, क्योंकि उनको यही बनाना है कि हम हार्ड कैसे बनाए पेपर। तो हमारा काम है कि हम मैक्सिमम पूरा कंप्लीट करें, उसके अलावा हम लोग जब देखना चाहेंगे तब देखेंगे। तो अब हम लोग इतने क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो तुमको आइडिया आ ही जाएगा इसमें एक्स्ट्रा से कहाँ पूछ सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे, तो हमको खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज पूरा दिन भर तुमको वही करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो डाउट है बोल करो। रात को फिर 9 बजे, 9 बजे जम जाए तो सभी आ जाओ। ठीक है, नहीं आए तो भी टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम। लेकिन देखोगे कम फिर तुम, है ना। अगले दिन तो फिर 3 बजे पेपर है, तो बेटर है आ जाओ सभी। एडजस्ट करो यार, आज के दिन एग्जाम आ रही है ना पास, इतना तो करना चाहिए। देखो बाकी पूरा शेड्यूल में से। ठीक है, तो मैं तो कॉलेज में से भी तुम लोगों को जरा रिप्लाई वगैरह कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को भी एफर्ट लेना चाहिए सब। ठीक है, चलो आगे फिर क्या है। हम्म तो ये जो है, एट टाइम्स 3 और 4 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर हैव बीन लोकेटेड। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है बाइनरी स्टार्स में, दे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। 2 स्टार्स है जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एट टाइम्स 3 और 4 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर हैव आल्सो बीन लोकेटेड। तो ऐसे भी स्टार्स देखे हमने जो तीन तीन से चार स्टार्स है और एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सोचो स्टार्स मतलब 2-3 सन है हमारे और एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं स्पीडली एकदम। ठीक है, ऐसे भी स्टार्स हमको दिखाई देखने जाते हैं। आगे क्या है, वेरिएबल स्टार्स। हम लोग टाइप्स ऑफ स्टार्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो स्टार्टिंग से। तुम लोग कौन से टाइप्स पढ़े बताओ चलो। सन लाइक स्टार्स जो और नॉर्मल सन के जैसे है, थोड़े से थोड़े बड़े थोड़े छोटे, लेकिन ऑलमोस्ट सन के जैसे ही। फिर उसके बाद रेड जाइंट्स है, टेम्परेचर उसका नोट डाउन करो। सुपरनोवा उसका टेम्परेचर नोट डाउन करो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेड है। ऐसे ये टाइप में पढ़ना है हमको। बाइनरी क्या है, मतलब बाय मतलब दो, सबको पता है। या फिर उसका नाम दूसरा सिंपल दिया, ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है, सेम दो बच्चे जब पैदा होते हैं तो ट्विंस हुए हैं बोलते हैं ना। तो ये स्टार्स कैसे है, 2-3 स्टार साथ में रिवॉल्व कर रहे हैं एकदम एक दूसरे के अराउंड, तो इनको ट्विन स्टार्स बोल दिया। ठीक है, ट्विन भाई लोग सब खेल रहे हैं ऐसा सोचो। आगे फिर वेरिएबल स्टार्स, द ल्यूमिनेसेंस एंड शेप ऑफ दी स्टार्स आर नॉट स्टेबल, दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपांडिंग। ये स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक्सपांड हो रहे हैं, मतलब श्रिंक हो रहे फिर बड़े हो रहे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कोई स्पेसिफिक उनका शेप है नहीं। ठीक है, आगे फिर व्हेन अ स्टार एक्सपांड इट इमिट्स लेस एनर्जी एंड एट सच टाइम इट्स ब्राइटनेस डिक्रीजेस। जब वो बड़ा होता है ना, उसका साइज जब बढ़ता होता है तो उसमें से एनर्जी कम निकलती है और ब्राइटनेस भी कम हो जाती है फिर। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्टार में से एनर्जी भी ज्यादा बाहर निकलती है, इसीलिए वो फिर ज्यादा चमकने लगता है। हमारा जो पोल स्टार है ना, पोल स्टार तो सबको पता होगा। ठीक है, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है हमेशा वहीं पे रहता है, वो भी ऐसा ही स्टार है। ठीक है, फिर आगे फिर सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम है अपना, हर इसमें इसकी हमको इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन
कम है चांसेस आने के, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी है बोलूंगा मैं। ठीक है, देखो हम लोग इसी केस में दिखाऊंगा मैं तुमको। इसके क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि डायरेक्ट कहाँ पे पूछा गया है क्या। देखो पूछना है चाहिए नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इतने सारा डेटा पॉइंट्स, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो है। तो ये जो हर चीज का हमको बॉक्स अभी तुम लोगों ने देखा ना, किसकी रिवोल्यूशन क्या है, इसकी क्या है, ये लास्ट में रखो इस चीज को, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के लिए बहुत सारा टाइम चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करो, पढ़ो, आज पढ़ो, है ना, शाम में फिर एक बार और पढ़ो, रात को एक बार और पढ़ो। फिर देखो क्वेश्चंस इन्होंने तो दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, देखो क्या था ये, रिवोल्यूशन क्या है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो तुम लोग थोड़ा पर है इसमें से। ठीक, कोई बात नहीं, देखो वो सब पढ़ना सभी है तुमको। और डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, रिवोल्यूशन दिया है पूरा। ये एक तो क्या करो बेस्ट, इसको एक बार लिख के निकाल लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या है, फिर चलो शुरू करेंगे। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, द प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स। प्लैनेट्स कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न कैन बी इजीली सीन। अच्छा ये वाले इजीली हम लोग देख सकेंगे, ओके। और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ नीचे जाना है क्या, रुक जाओ। अच्छा ये यहीं पे जाना है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स। सबको पता है ना, इनर वाले प्लैनेट्स होते हैं, आउटर वाले होते हैं। इनर वाले स्टार्टिंग के 4, बाद में फिर बाकी के 4, बीच में मीटियोर बेल्ट है। कौन से इनर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड, सॉरी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ओके। बाहर कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ओके। अरे सोलर सिस्टम तो देखा है ना यार तुम लोगों ने, सोलर सिस्टम दिखाएंगे तुमको। इनर प्लैनेट्स जो है, ये देखो बहुत कम साइज है, देखो कंपैरेटिवली जो इनर प्लैनेट्स का है वो बहुत पास पास भी है। ये इमेज प्रैक्टिकली पूरी गलत है, इसमें इतना ज्यादा डिस्टेंस है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हम लोग बना भी नहीं पाएंगे। तो बस हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी सी समझ में आ जाए इसलिए सब प्लैनेट्स को पास पास बना देते। देखो ये इनर प्लैनेट्स है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बाकी फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ये बाहर के हैं, सबको पता है। आगे चलो। Outer planets have rings around them. Outer planets के पास रिंग है. The outer planets has gaseous outer cover. The inner planets have hard crust. तो जो outer planets है उनके पास जो बाहरी उनकी सतह है वो गैशियस है थोड़ी सी, लेकिन inner planets के पास एक हार्ड क्रस्ट है, उसके पास एक सरफेस है हार्ड सी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर सन, द सन है। अब पर्टिकुलरली हम लोग एक एक इसको पढ़ रहे हैं ना, तो सन, हमारे सन को तो हमें जानना ही चाहिए। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ओके। ओके, द सन इज अ येलो कलर्ड स्टार। हमारा येलो कलर स्टार है। सरफेस का टेम्परेचर ना, हर इस पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, ध्यान से सुन लो। सरफेस पे अलग है, उसके अंदर की लेयर पे अलग है, कोर पे सबसे ज्यादा है, ये टाइप में। सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। यंग सा स्टार है हमारा, बूढ़ा वाला नहीं है ना। तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी उसका साइज बड़ा होता जाता है और कलर डार्क होते जाता है। ठीक है, द साइज ऑफ द सन इज सो ह्यूज दैट नियर अबाउट 13 लाख planets of the size of the earth can be easily placed within it. तो 13 लाख अर्थ के जितने planets का वॉल्यूम उसमें बैठ सकता है ना? इतना उसका साइज है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, द सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड इट। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बाकी सारे जो 8 प्लैनेट्स ना, बाकी फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट, हमारे कॉमेट्स वगैरह, ये लोग उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। द डायमीटर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 100,000 लाख 10 लाख, तो 13,92,000 किलोमीटर का डायमीटर उसका है टोटल। मतलब एक सर्कल निकालोगे तो इतने किलोमीटर का उसका डायमीटर हो गया। ओके, डेटा है अब सीधे इसमें, इसमें कुछ हम बताने वाली चीज है नहीं। ठीक है, ये अब देखो क्या करना है एग्जैक्टली बोलता हूँ मैं तुमको इसमें। अब ये तो हो गया ये, एक मिनट रुक जाओ, नीचे वाला बॉक्स पे आएंगे फिर बताता हूँ मैं। ओके, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस and at the same time the sun revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along with it. Okay, तो सन के अराउंड हम लोग तो घूम ही रहे हैं, ओके। और जो सन है वो उसके एक्सिस में भी घूम रहा है, मतलब जहां पे वो है एग्जैक्टली वहां पे भी वो रोटेट कर रहा है, लेकिन साथ में वो मिल्की वे गैलेक्सी में भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टार्स का जो गुच्छा है वो सब ब्लैक होल जो हमारा है सेंटर में मिल्की वे गैलेक्सी के, उसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, साथ में उसको, साथ में
ठीक है, तो एग्जैक्टली अब क्या हो गया, खुल जा। तो ये जो हमको एग्जैक्टली दिया है ना टेबल, देखो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको बस छोड़ मत दो, है ना, हार्ड टेबल के, तो इसको पहले एक बार पढ़ लो फिर भी। हर इसमें क्या दिया है हमको, जैसे मर्क्यूरी का पहले तो ऊपर ये पढ़ लो, नेम ऑफ द प्लैनेट दिया है, नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट्स, उसके अराउंड उसके मून्स कितने एग्जैक्टली, इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस, मतलब वो जो इंक्लाइन एक्सिस में घूमता है, रोटेट होता है, तो वो कितना है। सिंपली देखो लास्ट में इसको अल्टीमेटली एक दो समझो जुपिटर का पूछ लिया, तुमको समझो झटपट से याद है तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो मत छोड़ मत दो, रिकमेंडेशन तो यही है। ठीक है, आगे फिर क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उसमें अच्छा उसको अर्थ के कंपैरिजन में कितने साल लगते हैं, मतलब हम लोग उसके डेज कैसे गिनते हैं, देखो अर्थ का कैसा देख, अर्थ में 365 डेज लगते हैं पूरा कंप्लीट होने को, वीनस को 2 to 5 में ही कंप्लीट कर देगा, मर्क्यूरी 88 डेज में ही कंप्लीट कर देगा। अच्छा मार्स, मार्स का देखो 1.88 ईयर लगेगा, मतलब हमारा एक ईयर 365 डेज तो लगेगा, ऊपर और 88 भी लगेगा, है ना, 365 और 88 में अब निकालो परसेंटेज वो हिसाब से। जुपिटर का क्या है 11.87 ईयर्स, ओके। सैटर्न का क्या है 29 ईयर्स, यूरेनस का 84, नेपट्टून का 164 ईयर्स। 164 ईयर्स इतने एक पूरा रोटेशन होने के लिए लगेगा, मतलब समझो उसने एक पॉइंट से शुरू किया है, ये हमारा सन है, और यहाँ पे कहीं पे प्लेनेट है, ये सन छोटा बना दिया यार, सन ही बड़ा होता है ना, रुको, ठीक है, ये हमारा सन है, इसके अराउंड जब ये घूमेगा तो इसको पूरा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम के आने के लिए जो भी हमारा स्पेसिफिक टाइम है उतना लगेगा, मतलब समझो 164 था तो 164 ईयर्स लग जाएंगे उसको, है ना। ठीक है, तो पास है तो कम लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, स्पीड स्पीड से घूमेगा ये, है ना, जितनी स्पीड पॉसिबल है उतनी स्पीड से, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये, तुम दूर दूर से चक्कर मारोगे ग्राउंड के तो तुमको टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक बार टेबल पढ़ लो, इसमें और क्या दिया है, मैग्नेटिज्म है क्या यहाँ पे, देखो पहले दो प्लैनेट्स में नहीं है, फिर अर्थ में है, फिर मार्स में वापस नहीं है, फिर बाकी प्लैनेट्स में है। ठीक है, आगे क्या किसमें किसमें है, अब ये सिंपली तुम लर्न कर सकते हो ना, नहीं किसमें है, मार्स में नहीं है, वीनस में नहीं है, और सॉरी मर्क्यूरी में नहीं है, वीनस में नहीं है, और मार्स में नहीं है, बाकी सब प्लैनेट्स में है। एटमॉस्फेयर कहाँ कहाँ नहीं है, अब ये तुम लोग जान सकते हो, अर्थ में तो है ना एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टॉपिक ही पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नहीं है, मर्क्यूरी में नहीं है, वीनस में है, अर्थ में है, मार्स में है, जुपिटर में है, यहाँ पे सब पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सिंपल मीनिंग है वहाँ पे गैसेस है ढेर सारे। ठीक है, रिंग कहाँ कहाँ है ये तो जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग के 4 में नहीं है, बाकी के 4 में है। देखो आधा तो टेबल तुमको ये रटवा दिया, बाकी अब बस देखो यहाँ पे ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन है ना, इंक्लिनेशन, ये पॉइंट में थोड़ा है, तो इसको तुम लोग देख लोगे ना 2-3 बार तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे जाएंगे हम लोग। अब एक एक स्पेसिफिक हमको प्लेनेट दिया है, मर्क्यूरी दिया है सबसे पहले, मर्क्यूरी प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे पहला प्लेनेट है हमारा मर्क्यूरी प्लेनेट, इज विजिबल इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। अच्छा, तो ये हम देखने के लिए भी गए थे, एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग जो एमजीएम कॉलेज है नांदेड़ में, वहाँ पे इसका एग्जीबिशन वगैरह होता है, तो तुम लोग ये इसको ना इवनिंग और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि दो टाइम पे हमको ये दिख सकता है, तुम लोग अगर अच्छा एक माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो ये दोनों भी तुमको बहुत फेंटली दिखेगा, लेकिन सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे दिखेगा, जरूर दिखेगा। ठीक है, चलो आगे फिर, यहाँ पे लिखा भी है देखो, इसको मॉर्निंग और इवनिंग में हम लोग देख सकते हैं। अ नंबर ऑफ डिप्रेशन व्हिच लुक लाइक वोल्केनिक क्रिएचर्स बट आर एक्चुअली कॉज्ड बाय meteorite fall can be seen in the surface of mercury। तो इसके ऊपर ना मर्क्यूरी देखो, मर्क्यूरी ऐसा दिखता है, मर्क्यूरी पे बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स टाइप है, खड्डे वगैरह है, लेकिन वो एग्जैक्टली वॉल्केनो वगैरह का नहीं है, वहां पे मीटियोर्स बहुत गिर गए थे, इसलिए वहां पे अब छेद वगैरह बहुत है। चलो नेक्स्ट प्लेनेट हमारा वीनस, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। वीनस इज सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज एंड द वेस्ट आफ्टर द सनसेट। अभी कब दिखता है तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से डाउट, ये इसमें लर्न करने में भी इजी है ये। देखो क्या अच्छे से और एक बार सुन लो, ब्राइटेस्ट है सबसे पहली चीज, Venus is seen in the sky in the east before the sunrise and in the west after the sunset. Okay, Venus planet rotates around itself from east to west. Okay, east to west घूमता है ये, ठीक है। Venus is the hottest planet. Okay, एटमॉस्फेयर नहीं है ना भाई इसमें, हॉटेस्ट भी है, पास भी है, ठीक है। आगे अर्थ हमको तो पता है इसके बारे में सब, ये थर्ड प्लेनेट है अर्थ, नो अदर प्लेनेट अदर देन, इसमें लाइफ दूसरे प्लेनेट में कहीं पे भी नहीं है अर्थ के अलावा, हमारे सोलर सिस्टम तक जितना हमको पता है उतने तो।
एज द अर्थ इज मैग्नेटिक देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अर्थ diverts the harmful rays from the sun towards the polar region। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या है पता है? यही फायदा है हम लोगों की, जो हार्मफुल रेस बहुत सारे निकलते हैं सन से, उसको रोक देता है मैग्नेटिक फील्ड, एक कवच के जैसा है ना। कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, अर्थ जैसे जैसे भी कहीं भी जा रही है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं हमारे सन में से रहने दो, स्पेस में से और खतरनाक रेडिएशंस आते हैं, उनसे हमें बचाता है। ठीक है, फोर्थ प्लेनेट हमारा मार्स, ये फोर्थ प्लेनेट है, सबको पता है। रेडिश कलर का है क्योंकि आयरन वहां पे ज्यादा है, फेरस। हिंस मार्स इज आल्सो कॉल्ड एज द रेड प्लेनेट। सबको ये सिंपल सिंपल चीज है, ये तो बिल्कुल मत छोड़। ये छोड़ दिया तो सोच लो भाई कुछ नहीं। वो टेबल को बस थोड़ा दिमाग लगा के करो, है ना। सिंपल सिंपल उसमें से पहले पूरा कंप्लीट कर दो। देखो 4-5 बार रिवाइज करोगे ना इसको, आराम से हो जाएगा, डरोगे नहीं तुम लोग इसमें। पीरियड ऑफ रोटेशन सिंपल है, देखो अर्थ को क्या करो, एज अर्थ का तो सबको पता है 24 आवर्स है, एक्सिस 23.5 है समझो, मून एक ही अपना, है ना, ये हिसाब से करना है हमको। मर्क्यूरी भी देख लिया, चलो आगे जाओ। हाँ, कहाँ थे हम? मार्स पे थे। रेड प्लेनेट है, आयरन इसमें है। यहाँ पे बहुत बड़े माउंटेन्स है, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स तुमको यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे ओलंपस मॉन्स नाम का एक है, फिर इज लोकेटेड ऑन आर्स, इज लोकेटेड ऑन मार्स। ओके, इसका नाम याद रखो कि जो हमारा लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो हमको मार्स में मिलेगा। जुपिटर क्या है फिर? लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इतना ह्यूज है कि इसमें 1397 प्लेनेट अर्थ के साइज के बैठ जाएंगे। कितना? 1397। और एक बार बोलो, साथ में बोलो मेरे, 1397 प्लैनेट्स हमारे साथ में बैठ जाएंगे अर्थ के साइज का, इतना बड़ा हमारा जुपिटर है। ओके, आगे फिर, even though Jupiter planet is so huge, it revolves around itself with a great speed, बहुत स्पीड से घूमता है खुद के अराउंड। As huge storms occur frequently on Jupiter, Jupiter is also called as the stormy planet। जुपिटर के तुम लोग कभी इमेज देखोगे ना तो तुमको उसमें रेड आई वगैरह दिखते हैं, मतलब उसको बोलते हैं वैसा कि यहाँ इसमें देखो ये रेड आई बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर वो एक तूफान है। ठीक है, जुपिटर को अगर तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, ये जो एक रेड स्पॉट है, ये एक बहुत बड़ा भवंडर टाइप है, जो कितने तो लाखों सालों से चल रहा होगा, सोचो, है ना। तूफान कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलते ही रहते। ठीक है, आगे फिर इसको स्टोमी प्लैनेट भी बोलते हैं। सिक्स प्लैनेट फिर हमारा सैटर्न। सैटर्न की क्या खास बात है? अरे क्यों बंद हो रहा है ये? सैटर्न की ये खास बात है, सैटर्न इज द सिक्स प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड नेक्स्ट टू द जुपिटर इन साइज। ओके, उसके सेकंड नंबर पे आता है, मतलब साइज में। याद होना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे बड़ा कौन है? जुपिटर, उसके नीचे कौन आता है? सैटर्न। बातों बातों में ये बता दिया जाता है, हम लोग नोटिस ही नहीं करते। चलो, सबको आज का होमवर्क है, सबसे पहले ये पूरा लेसन रीडिंग मारो, है ना। रीडिंग जरूरी है इसमें। बाकी तो तुम लोग नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हो आराम से, सिंपल सिंपल करके दिया है तुमको, वो तो करो यार। देखो, स्टार्टिंग से लेसन से एंड तक करो। ठीक है, अब ये कंप्लीट होते ही फिर तुम लोग आगे क्वेश्चन वगैरह पे लग जाओ, फिर टूट पड़ो आज क्वेश्चंस पे पूरा, है ना। जितने क्वेश्चंस है पेपर अभी डालो डालो, तुम्हारा हो गया है कृष्णा वगैरह जिसका पेपर खत्म हो गया, और मांगो, ठीक है, और भेजेंगे हम। पेपर की कमी नहीं है अपने पास, 10 साल के है पिछले। मैं तुम लोगों को लेटेस्ट अच्छे जो क्वेश्चन वाले वो वाले भेजने के लिए लगा रहा हूँ। और खत्म तुम्हारे क्वेश्चनिंग हो जाए तो और एक्स्ट्रा करो, और एक्स्ट्रा करो, करते रहो वैसे, ठीक है। आखिरी दिन में तो यही हमारा काम होना चाहिए। चलो सैटर्न पे आ जाओ वापस। सिक्स प्लेनेट है, जुपिटर के साइज में सेकंड नंबर पे, जुपिटर फर्स्ट पे, ये सेकंड पे। सैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी पेक्युलर प्लेनेट बिकॉज ऑफ द रिंग अराउंड इट। पेक्युलर एकदम ऐसा हम खूबसूरत टाइप लगता है थोड़ा सा, क्योंकि रिंग है। दो द मास ऑफ सैटर्न इज 97 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज वेरी लो। उसका जो मास है सैटर्न का 95 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्थ से 97 सॉरी 95 टाइम्स ज्यादा वजनी है, लेकिन डेंसिटी कम है। मतलब समझो तुम सैटर्न का कुछ लेके आओ यहाँ पे, पानी में फेंक दो, तैरने लगेगा यार वो, है ना। ऑयली, ऑयली नहीं है वो, डेंसिटी कम है उसकी। लकड़ी की डेंसिटी, थर्मोकोल की डेंसिटी पानी से कम होती है ना, वो टाइप में बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे जाओ। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो पूरे तुमको करने, डेप्थ में नहीं घुसना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन भी ये चीजों पे आते हैं। इफ सैटर्न वाज ड्रॉप्ड इनटू अ सी लार्जर इनफ टू होल्ड इट, सैटर्न वुड एक्चुअली फ्लोट ऑन इट। वही चीज जो मैंने अभी बताई ना तुमको, अगर हमने इतना बड़ा समुद्र कैसे तो भी ला लिया कि हम पूरे सैटर्न को डाल दे वहां पे, सैटर्न पूरा ऊपर फ्लो करने लगेगा भाई, वहां पे डेंसिटी कम है उसकी। ठीक है, यूरेनस। यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट। यूरेनस कैन नॉट बी सीन विदाउट अ टेलीस्कोप, नहीं देख सकते। द एक्सिस ऑफ यूरेनस इज सो ग्रेटली इंक्लाइंड इट अपीयर्स एज इफ इट्स रोलिंग अलोंग ऑन इट्स ऑर्बिट।
उसका और जो एक्सिस है वो इतना टेढ़ा है, इतना घूमता है वो ऐसा, तो हमको लगता है कि भाई ये तो रोल करके जा रहा है आगे, है ना, ऐसा हम लोग को लगता है। एक्सिस होता है, अर्थ टिल्टेड है ना, वही जो एंगल दिया है ना तुम लोग को वहां पे, इतने से टिल्टेड है, इतने से टिल्टेड है। ये नंबर्स तुमने वहां पे भी पढ़े होंगे इक्वेटर वगैरह के लेसन में, ज्योग्राफी में, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसका एक्सिस इतना टिल्टेड है कि हमको लगता है एक बॉल है जो आसमान में बस रोल करते करते जा रही है सन के अराउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्लेनेट हमारा नेपट्यून है। 8 प्लेनेट है। अ सीजन ऑन नेपट्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर्स। देखो, एक सीजन वहां पे ऑलमोस्ट 41 ईयर्स के लिए लास्ट करेगा, है ना, क्योंकि नेपट्यून है ही देखो लास्ट प्लेनेट है, तो उसका होगा भी सीजन उतने बड़े। ओके, द विंड ब्लोज विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड ऑन द नेपट्यून। दो प्लेनेट का नाम दिया है, नेपट्यून और हमारा जुपिटर, जहाँ पे तूफान मचा हुआ है बस, है ना, ये याद रखना है। चलो अब सैटेलाइट एक है, थोड़ा ही रह गया, ये कंप्लीट करना है और फिर तो क्वेश्चन ही, तो इतना ले लेंगे आज के दिन, हमारा कंप्लीट करके ही जाएंगे आज। सैटेलाइट्स फिर क्या है? द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड सैटेलाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, ब्रह्मांड में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो एक प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं, डायरेक्टली सन के अराउंड नहीं घूमते हुए। देखो, डायरेक्टली नहीं है, मून घूम रहा है लेकिन अर्थ के पीछे पीछे जा रहा है, वो अर्थ जहां जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा, डायरेक्टली नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे सबको हम सैटेलाइट्स बोलेंगे। लार्ज प्लैनेट्स सैटेलाइट रोटेट अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस के अराउंड ही घूमेंगे, उनकी जो एक्सिस है वो हिसाब से घूमेंगे। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सबको पता है। मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, नहीं है भाई, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वो फुटप्रिंट वाली चीज याद होगी तुमको, है ना, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो फुटप्रिंट है वो अभी तक तुम लोगों को वहां पे दिखेगा। एटमॉस्फेयर क्यों? क्योंकि हवा नहीं चल रही है, धूल क्यों जमा होगी उस पे, वो खराब ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी वहां पे जो फुटप्रिंट्स वगैरह है वो वहीं पे वैसे के वैसे होंगे। ठीक है, द मून्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर बोथ ऑफ 27.3 डेज। ठीक है, तो उसका मून का जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो 27.3 डेज का हो जाता है। चलो आगे। हाँ सुनो, मून का पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों 27.3 डेज। ठीक है ना, ध्यान से, वो देखा नहीं था मैंने, तुम लोग भी नोट डाउन करो, लर्निंग पॉइंट है। एक्सपेक्ट फॉर मर्क्यूरी एंड वीनस ऑल अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट बट इन वेरिंग नंबर्स। मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ दिया, बाकी सबको सैटेलाइट है ही है। ठीक है, बस नंबर अलग है, जुपिटर वगैरह के ज्यादा है, कुछ के कम है, कुछ के ज्यादा, ये टाइप। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया? अरे भाई बंद मत हो जा। चलो, हम लोग एस्ट्रॉइड पढ़ रहे, तो अब एग्जैक्टली एस्ट्रॉइड्स क्या है फिर? ये हो गया था, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड बॉडीज। रुको, हाँ, स्क्रीन दिख रही होगी तुमको, रुको जूम करेंगे थोड़ा। तुम लोग ना फुल स्क्रीन में देखते जाओ, ठीक है, ज्यादा नेट नहीं लगता है, ऑलमोस्ट 100 MB के भी वीडियो नहीं होते। ठीक है, और उल्टा हम लोग जब मीटिंग करते हैं ना तो बहुत नेट चले जाता है। चलो, एस्ट्रॉइड, a greater number of small sized bodies would not turn into planet when the solar system was formed but continue to revolve around the sun। कुछ थोड़े से छोटे हैं, प्लैनेट्स वगैरह नहीं बन पाए ये लोग, क्योंकि छोटे थे ना, पत्थरीले थे, लेकिन वो बन नहीं पाए प्लैनेट्स कभी, तो ये लोगों को हम एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे। देयर बॉडीज आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स, लेकिन अभी भी वो फिर भी सन के अराउंड ही घूम रहे। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होते हैं ना, सोलर सिस्टम में दिखाया था तुमको मैंने, पीछे जाएंगे हम, मर्क्यूरी दिखा दिया था, सोलर सिस्टम में देखो, ये देखो, बीच में ही ना एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, हमारे इसमें केपलर्स बेल्ट बोल के एक है, दो बेल्ट है, इसमें अराउंड ही, ये देखो, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट ये है हमारे 4 प्लेनेट होने के बाद ही, और दूसरी बेल्ट हमारी ये पीछे है, क्यूपर्स बेल्ट, सॉरी क्यूपर्स बेल्ट, है ना। तो ये वो पत्थर है जो बड़े नहीं हो पाए साइज में, ठीक है, प्लैनेट्स के लेवल पे, लेकिन अभी भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे सन है उसकी वजह से घूम रहे हैं। ओके, अ बेल्ट ऑफ सच celestial bodies has formed between the planet Mars and Jupiter। 4 प्लेनेट होते ही, मार्स होते ही एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, और उसके बाद फिर बड़े वाले प्लैनेट्स है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है अब? ड्वार्फ प्लैनेट्स, ध्यान से आ जाओ पॉइंट पे, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे साथ पढ़ते जाओ। ठीक है, तुम लोग फिर यहाँ पे लिंक्ड रहोगे। ड्वार्फ प्लैनेट मेरे साथ पढ़ते जाओ, क्योंकि अभी कितना अच्छा चीज है, देखो तुम लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। चलो,
तुमको प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगा किसको कैसे बोलते हैं। A small sized celestial body that revolves independently around the sun is called a dwarf planet. एक small sized celestial body जो independently sun के around घूम रहा है, small है जरा size में, लेकिन उसको हम dwarf planet बोलेंगे। अच्छा देखो, प्लूटो इसमें था। प्लूटो को जब मैं तुम्हारे जितना था तो हमको हमारा 2 बार ऐसा हो गया था, प्लूटो को पहले प्लेनेट बोल दिया गया, फिर उसको ड्वार्फ प्लेनेट में डाल दिया गया। तो ये कंफ्यूजन था वो टाइम पे थोड़ा, क्योंकि वो साइज में छोटा था, उसका ऑर्बिट बड़ा था, और प्लैनेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि प्लैनेट के पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो प्लूटो उसमें बराबर नहीं बैठ रहा, फिर उसको रिमूव कर दिया उसमें से। ओके, प्लूटो फिर ड्वार्फ प्लैनेट में आता है। ठीक है, छोटा प्लैनेट है, बर्फीला है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 248 years to complete its revolution around the sun, whereas it takes about 6.38 days for one rotation, और उसकी रोटेशन को ऑलमोस्ट 6.38 डेज लगते हैं। आगे फिर कॉमेट्स क्या है ना। अ कॉमेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, कॉमेट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। द कॉमेट आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स, इससे बना है ये। कॉमेट्स आर अ पार्ट of the solar system. Since older times, the appearance of comet has been considered to be a auspicious event। मतलब जो टूटता तारा बोलते हो ना तुम लोग, वो कॉमेट ही है ना। वो कोई तारा है नहीं, वो पत्थर है बस, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया, जलने लगा, हमने उसको टूटता तारा बोला। तारे थोड़ा ना टूट के आएंगे, सन टूट के तुम पे गिर जाएगा तो जल के खाक हो जाएंगे तुम लोग, है ना। तो वो कॉमेट है, पत्थर है छोटे साइज का, अंदर आ रहा है बस। ठीक है, ये पॉइंट साइज हमको दिखते हैं, बहुत दूर होते हैं हमारे इससे, बट व्हेन दे आर क्लोज टू सन दे बिकम इजीली विजिबल because of the short distance and the heat of the sun. आगे फिर comets are made up of frozen matter and dust particles. When comets are close to the sun, these frozen matter gets converted into gas due to the solar heat. यही फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे फिर then certain comets appear to have a long feathery tail. अच्छा, हेलीज कॉमेट सबने सुना है ना, उसके बारे में बहुत बात की जाती है ये चीज में। Okay, due to comet long elliptical orbits, their appearance in the sky is very rare. कभी कभार दिखते हैं, कुछ कुछ का तो 70-80 years में भी एक बार दिखते हैं। ओके, तो लॉन्ग पीरियड में इसको रोटेशन को लग जाता है। आगे कॉमेट्स को हम दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग पीरियड कॉमेट और शॉर्ट पीरियड कॉमेट। ओके, लॉन्ग पीरियड का क्या है, इसको 200 साल लग जाते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने। शॉर्ट वालों को 200 से कम लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोने में लिखा है, एग्जाम्पल क्या दिया है, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये इतने पार्ट में कुछ नहीं, 200 से ज्यादा 200 से कम, इतना ही। फ्रेड विपल, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, प्रपोज दैट कॉमेट्स कंसिस्ट ऑफ आइस क्लस्टर्स ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। तो इन्होंने बोला कि आइस के क्रिस्टल्स हैं, आप क्रिस्टल्स। ओके, आगे फिर रुक जाओ एक मिनट, अरे रे ये हो गया। तो आइस के क्लस्टर्स के फॉर्म में आपको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में मिलेंगे इन कॉमेट्स के अंदर। ठीक है, ऐसा एक थियरी भी है कि अर्थ पे जो पानी आया है वो एग्जैक्टली शायद कॉमेट्स के थ्रू ही आया होगा, है ना। जो कुछ थियरी अगर तुम बाद में लेवल पे पढ़ोगे, कुछ थियरीज ऐसे बोलते हैं, एग्जैक्टली नहीं, थियरीज का मतलब है कि हमको पक्का कुछ प्रूफ नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट को जो लगा उन्होंने बोल दिया बस, तो एक थियरी वैसी भी है। ठीक है, आगे दैट इज वाई कॉमेट्स वेर कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल, है ना। तो उनको डर्टी स्नोबॉल भी बोला जाता है, अंदर बर्फ है, बाहर रॉकी है सरफेस है, तो डर्टी। इन 1950 एडी विपल हैड डिस्कवर 6 कॉमेट्स। तो विपल जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने 6 कॉमेट्स को डिस्कवर कर लिया था। हेलिस कॉमेट के बारे में तुमको सबको पता है ना, 7.5 किलोमीटर वाइड है, ठीक है, और 16 किलोमीटर लॉन्ग है। हेलिस कॉमेट 76 ईयर्स में हमको दिखता है। ये हमको 1910 में दिखा था पहली बार, 1986 में दिखा था। नोट डाउन कर लो, लर्न करने वाली चीज है। हेलिस कॉमेट पे क्वेश्चन आने के चांसेस देखो, हाँ ध्यान से सुनो सब लोग। लास्ट फिर हमारा पॉइंट है मिटियोर। ठीक है, चलो मिटियोर पढ़ लेंगे, फिर तुम लोगों का पूरा हो गया है, अब बस क्वेश्चनिंग करना है तुमको। वी सी अ फॉलिंग स्टार, दिस इवेंट इज कॉल्ड अ मिटियोर फॉल। अब देखो, कॉमेट वो हो गया जो पास हो गया, ठीक है, हेलिस कॉमेट हो गया, ये हो गया। अब जो एग्जैक्टली देखो तुम लोग, टूटता तारा एग्जैक्टली किसको बोलेंगे, वो तुम्हारे डेफिनेशन पे, मीटियोर को भी बोल सकते हो, उसको भी बोल सकते हो। लेकिन अर्थ में जब ये रॉक हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, है ना, एक रॉक, और यहाँ पे फिर वो एटमॉस्फेयर से जल रहा है, वो मीटियोर है। ठीक है, हेलिस कॉमेट क्या है, वो तो रिवॉल्व कर रहा है,
किसके अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है। तो और मीटियोर का कैसा है, ये रॉक के कुछ जो हमारा मार्स के बाद जो एक बेल्ट है पूरी, उसमें से ये रॉक्स जब उनका रिवोल्यूशन छोड़ के भटक के प्लैनेट्स के अंदर घुस जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर तुम लोगों को लग रहा होगा हवा ही है, लेकिन उतनी स्पीड से जब ये आते हैं तो पूरा जल जाते हैं और इसीलिए एक ब्राइट लाइट क्रिएट हो जाती है। इसके ना मैं तुम लोग को वीडियोस देखने हैं तो ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है। दो तीन, एक तो टोटल 3 डाल देंगे, टाइम है तो देख लो, ठीक है। Mostly these meteors are rocky pieces originated from the asteroid belt. Asteroid belts में आए हैं, बराबर। Smaller rock pieces get completely burned due to friction with air. Air के friction से ही पूरे जल जाएंगे, सिर्फ धूल आएगी अर्थ के अंदर। पत्थर कोई गिरता नहीं है इसलिए हमारे सर पे, नहीं तो ऊपर देखो पत्थर meteor दन गिर रहे हैं हम पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। Sometimes the meteor do not burn completely and fall to the surface of the earth. These are called meteors. और कुछ फिर बच जाते हैं एटमॉस्फेयर में से, कुछ उनको होता नहीं है, बड़े साइज के होते, फिर आके फिर छोटे पीसेस में हमको दिख भी जाते। इट इज बिलीव दैट द लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मीटियोर। तो लोनार लेक जो है कहा जाता है कि उसके वजह से ही बना है। मीटियोर और मीटियोराइट्स फॉल ऑकर ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडीज टू। दूसरी जगहों पे भी मीटियोर्स का फॉलिंग फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, मार्स पे होता है, मून पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वी शुड study phenomena like meteor falls, ellipses, etc., rather than attach many blind faiths or superstition with them. हमें स्टडी करनी चाहिए, बल्कि उसके ऐसा सोचना कि चलो विश मांग लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। पत्थर है, पत्थर से क्या विश मांगोगे, जो तुमको चाहिए खुद से करो, है ना। तो बिलीफ ऐसा होना चाहिए, इन्होंने ये भी इंक्लूड कर दिया। होमी बाबा का यही एक पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारे बिलीव्स को चेंज कर रहा है वो, अंधविश्वास से तुमको थोड़ा दूर लेके जा रही है चीजें। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए इंसान का। हम लोग बस कुछ चीजों को देख लिया पहले से, कोई बोल रहे तो उसको सिंपली हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन अभी सॉल्व करके फायदा नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन तुमको पूछ लिया, बताओ इसका रोटेशन क्या है, तो हमको पता नहीं, लर्न करना है, तो इसके क्वेश्चन हम देख रहे नहीं अभी। फिर भी सिंपल ही है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। पहले पढ़ लो पूरा, तुमने पहले भी कार्डो में पढ़ा है अच्छे से, यहाँ पे भी पढ़ लो। नाम छोटे छोटे हैं, वो सब लर्न करना है। चलो फिर मीटिंग अभी के एंड करेंगे हम लोग। टाटा, गुड बाय।